सलाम नमस्ते बच्चों। तो आज मैं आपके सामने फिर लेकर आ गया हूं एक नया चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। 22 नंबर का चैप्टर है बच्चों, 11th एनसीईआरटी बुक, और उसका हम लोग आज क्या करने वाले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने वाले। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, सिलेक्ट द राइट मैच ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन अमंग द ऑप्शंस गिव। राइट मैच ढूंढना है, मैच द कॉलम है, बेसिक है। तो सबसे पहले पीनियल ग्लैंड, राइट। तो मैं यहां देख रहा हूं, तो पीनियल ग्लैंड इज सिक्रीटिंग द हार्मोन नोन एज मेलाटोनिन, ठीक है। तो सर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो इसमें बी और सी ऑप्शन में अब टाई हो गया। नाउ थायराइड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको हम लोग T4 या थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं सर, T4 या थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो B इज इक्वल टू 4, यहां तक सही चल रहा है। ओवरी इस्ट्रोजन सर, सीधा सीधा, ठीक है। सो C इज इक्वल टू 3 एंड फाइनली D इज इक्वल टू 1। तो योर आंसर इज D, योर आंसर इज D। एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स और मेडुला दो हिस्से होते हैं, इसलिए एड्रिनल मेडुला लिखा है, और उसमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं, जनरली आपके इमरजेंसी में वो लोग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर D आ चुका है। बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाता है बेटा? सो ग्रोथ हार्मोन बनाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब एफएसएच बनाता है, ऑक्सीटोसिन नहीं बनाता है। तो ये आंसर है। चौथा क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्टकट में बोलते हैं एसीएच, ये भी बनता है। तो सर ऑक्सीटोसिन कौन बनाता है? तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमिक हार्मोन है बेटा ये, सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस बट stored in posterior pituitary। तो secreted by hypothalamus, stored in posterior pituitary, anterior pituitary का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। So oxytocin is going to be answer। ऑक्सीटोसिन के बारे में और कुछ बता देता हूं। This is also called as a birth hormone। डिलीवरी के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो मदर को लेबर पेन्स होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। बेटा डिलीवरी के बाद बच्चे का नरिशमेंट का फेज आता है, तो भैया मैमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकालना और बच्चे को नरिशमेंट कराना, ये काम भी इसी का ही है। एक्चुअली ऑक्सीटोसिन का बेसिक प्रिंसिपल होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो दो जगह के कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, एक यूट्रस पे जिसकी वजह से डिलीवरी हो रही है, बर्थ हो रहा है, और एक मैमरी ग्लैंड की जिसकी वजह से मिल्क बाहर आ रहा है। बेटा याद रखना, मैंने मिल्क सिंथेसाइजिंग नहीं बोला, मैंने क्या बोला? मिल्क इजेक्टिंग। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। सो योर आंसर इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, मैरी लेडी का नाम है, is about to face an interview, but during the first 5 minutes before the interview she experiences sweating, increased rate of heartbeat, respiration, etc. Which of the following hormones are responsible for her restlessness? ये तो बेटा आपके साथ भी होता है ना, जैसे आप एग्जाम हॉल में चले गए, मैरी तो इंटरव्यू देने गई थी, तो इंटरव्यू देने से पहले थोड़ी नर्वस हो गई, रेस्टलेस हो गई, और उसके बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो आपसे भी होता है ना, जब पेपर देने बैठते तो आप रेस्टलेस हो जाते, पसीने छूटना शुरू हो जाते, घबराहट सी होनी शुरू हो जाती। तो ये सब क्या है? ये सब बता रहे इट्स समथिंग लाइक अ माइनर इमरजेंसी कंडीशन। आपने थोड़ा टेंशन ले लिया करके ये सब आपकी बॉडी में हो रहा है। तो याद रखना ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, और स्ट्रेस के दौरान ये वाले हार्मोन आते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। मैं बता दूं, दीज आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स, और ये जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ ये भी एक तरीके इमरजेंसी है। तो जब भी आपको कोई छोटी मोटी या बड़ी इमरजेंसी आती है, ये हार्मोन्स आते हैं। दिस हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला, ये भी याद रखेंगे। दिस हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला। बच्चों जब आप टेंशन लेते हो, जब आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, वो भी एक छोटी मोटी इमरजेंसी होती है, राइट। तो इमरजेंसी में हमेशा एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन ये हार्मोन आएंगे। अच्छा, इनके दूसरे नाम भी है। एड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन हार्मोन एंड नॉर एड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज नॉर एपिनेफ्रिन। मतलब कल को क्वेश्चन में आंसर, मतलब समझो नाम चेंज होके आया तो कंफ्यूज नहीं होने का। सो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये आपके इमरजेंसी में साथ देंगे। ये जो इतनी बड़ी कहानी बनाएंगे, ये कहानी चेंज भी हो सकती है। ये मैरी की जगह कोई और भी नाम आ सकता है, सीता गीता भी नाम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कहानी का तात्पर्य ये था इमरजेंसी,
और इमरजेंसी में एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनल मेडुला। ये आपको याद रखना है बच्चों, क्वेश्चन चाहे चेंज हो जाए आंसर वही रहने वाला है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी इज। बेटा तो स्टीरॉइड बोले तो ये हार्मोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स की 4 कैटेगरी होती है, प्रोटीन हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स एंड द आयोडीनेटेड हार्मोन्स, ऐसे 4 कैटेगरी होती है। तो स्टीरॉइड, ऐसा कौन सा स्टीरॉइड हार्मोन है जो बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बोले तो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहा है? तो आंसर एकदम क्लियर कट है, अल्डोस्टेरॉन, राइट। सबसे पहले अल्डोस्टेरॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये मैं आपको बता दूं। अब इस हार्मोन का जो टारगेट होता है, हार्मोन्स आर वेरी टारगेट स्पेसिफिक है, इस हार्मोन का टारगेट जनरली क्या होता है? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन याद करो बेटा। और यहां से आके वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है सर, मेनली सोडियम बोले तो सॉल्ट का हिस्सा हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया। अब क्या होता है, ऐसा बोलते हैं सोडियम अगर मतलब सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हुआ तो पीछे पीछे पानी भी जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। सॉल्ट इज एब्जॉर्ब थ्रू द अल्डोस्टेरॉन विद द हेल्प ऑफ अल्डोस्टेरॉन, और ऑस्मोसिस के थ्रू पानी का भी एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस तरह से सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस रखना ये अल्डोस्टेरॉन की जिम्मेदारी है, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी है बेटा? अल्डोस्टेरॉन की जिम्मेदारी है। तो यहां तक समझ में आया। अब ये चीज आपको हार्मोनल चैप्टर में भी आएंगी और यही सेम चीज आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर में भी आएंगी, क्योंकि डीसीटी का यहां पे रेफरेंस आया है बेटा। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमोसिन, राइट। थाइमोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो पहले मैं ही क्लियर कर दूं ऑप्शन पढ़ने से पहले। थाइमोसिन इट इज सिक्रीटेड बाय थाइमस ग्लैंड। सो वेयर इज योर थाइमस ग्लैंड? बताओ बच्चों। थाइमस ग्लैंड ना सर दिल के नजदीक होता है। अरे कहां होता है? हार्ट, वेंट्रल टू हार्ट, वेंट्रल टू अओर्टा, वेंट्रल बोलते सामने। पिछली बुक्स में डॉर्सल लिखा था पीछे, नाउ द करेक्शन इज देयर, वेंट्रल, वेंट्रल, ये याद रखना है आपने। तो थाइमस ग्लैंड जनरली आपके लिम्फोसाइट्स के साथ काम करता है, मतलब इम्यून सिस्टम के साथ काम करता है। थाइमस ग्लैंड में जो थाइमोसिन बन रहा है, आपके पास लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट का जो टी होता है वो थाइमस ग्लैंड का थाइमोसिन हार्मोन का होता है। अब आप देख लीजिए ऑप्शन, raising the blood sugar, raising the blood calcium, differentiation of T lymphocyte, this is your answer, this is your answer। आरबीसी का कोई लेना देना नहीं है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करना और उसको डिफरेंशिएट बोलते हैं, उसके पार्ट्स बनाना। टी लिम्फोसाइट के 4 पार्ट होते हैं बेटा, 4 टाइप्स होते हैं, मतलब पार्ट बोले तो हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। ऐसे 4 होते हैं और चारों अपना अपना काम कर रहे हैं और डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो टी लिम्फोसाइट है ये आपकी सेलुलर इम्यूनिटी संभालता है, और जो बी लिम्फोसाइट होता है वो संभालता है बेटा क्या? ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब लिक्विड्स की। बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम में, सेल्स और लिक्विड। तो सेल्स की इम्यूनिटी बनती है, मतलब सेल्स की इम्यूनिटी संभालता है टी लिम्फोसाइट, और बॉडी में जितनी भी लिक्विड है, ब्लड, सीएसएफ वगैरह 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 जो भी लिक्विड है बेटा, वो उनकी सबकी इम्यूनिटी संभालता है आपका बी लिम्फोसाइट्स। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा, थाइमोसिन, लिम्फोसाइट्स, इम्यून सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन, ये डायरेक्ट इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल आ जाता है, एक्शन ऑफ हार्मोन्स, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो प्रोटीन हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन थोड़ा अलग अलग काम करते हैं। वन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर इज, अब क्या होता है, मुझे पहले आपको प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करता है बताना पड़ेगा। देख बेटा, हार्मोन चाहे कोई भी हो, प्रोटीन हो, स्टीरॉयड हो, व्हाटएवर इट इज, हार्मोन बिना रिसेप्टर्स के काम नहीं करता है। किसके काम नहीं करता है? बिना रिसेप्टर के। जो भी हार्मोन जो भी टारगेट सेल पे एक्शन लेने वाला है उस पे उसका रिसेप्टर बैठा रहता है, राइट। अब खासकर प्रोटीन हार्मोन का जो रिसेप्टर है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का मतलब होता है सेल के बाहर, खासकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बैठा रहता है। किसके ऊपर बैठा रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। चल मान लेते बेटा तेरे लिए ये एक सेल है, यहां से हार्मोन आ रहा है इस सेल पे एक्शन लेने के लिए, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे उसका रिसेप्टर बैठा हुआ। चलो मान लो ये रिसेप्टर बैठा है, ये हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और बनाता है HR कॉम्प्लेक्स,
दैट इज अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मैं आपको एक चीज बता के रख दूं, अगर ये हार्मोन का रिसेप्टर इस सेल पे नहीं है तो हार्मोन एक्शन नहीं ले सकता है। आप चाहे कितना भी हार्मोन भेज लो, कितनी भी क्वांटिटी में भेज लो, विदाउट रिसेप्टर, लिख के ले लो जो बच्चों, विदाउट रिसेप्टर हार्मोन कोई एक्शन नहीं ले सकता टारगेट सेल पे। अब सर प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर बाहर बाहर से होते हैं और वैसे ही स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर अंदर साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। मैं आपको इसका एक इमेज दिखाना चाहूंगा बच्चों, ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का इमेज मैंने एज इट इज क्रॉप करके यहां पे लिया है ताकि आपको समझ में आए। ये प्रोटीन हार्मोन का एक्शन है बेटा, ये देखो यहां पे सबसे पहले ये हार्मोन आ रहा है और ये रहा उसका रिसेप्टर, तो ये बन रहा है बेटा देखो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो यहां पे एचआर कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब सर आप बताना क्या चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि प्रोटीन हार्मोन्स सेल के अंदर जाके काम नहीं कर सकते, उनको परमिशन नहीं है, तो वो बाहर बाहर से काम करेंगे। अब सर हार्मोन ने जो मैसेज लाया था, हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर ना, जैसे चिट्ठी में कुछ लिख के लाया है, अब चिट्ठी अंदर तक पहुंचाएगा कैसे? तो कोई ना कोई सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए रहेगा, क्योंकि तुम्हारा हार्मोन तो क्या हो गया बेटा, प्राइमरी मैसेंजर, तो इसने जो चिट्ठी में लिख के लाया था वो किसी को देना पड़ेगा। तो भैया अब वो एचआर कॉम्प्लेक्स वो चिट्ठी किसको देगा? टू द सेकेंडरी मैसेंजर। और कितने सेकेंडरी मैसेंजर है अपने पास? 3 प्रकार के होते हैं एक्चुअली, एक है साइक्लिक एएमपी, एक है कैल्शियम आयंस, और एक और होता है जो यहां नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं जरूर बता दूंगा, IP3। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। IP3 का फुल फॉर्म लिख लो बेटा, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ज्यादा डिटेल में मत उतरो इसके, क्योंकि एक्चुअली क्या है फिर बहुत थ्योरी लंबी हो जाएगी। सर हम करना क्या चाहते हैं? मैं इस सेल में चेंजेस करना चाहता हूं जो ये हार्मोन चाहता है। हार्मोन तो बाहर बैठा है, चेंजेस अंदर कैसे करेंगे? आपका एक प्राइमरी टारगेट होना चाहिए कि अंदर जाके प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। किसको सिंथेसाइज करना है बेटा? प्रोटीन को। प्रोटीन को सिंथेसाइज करना मतलब राइबोसोम्स, और प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए कोड वर्ड्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स, मतलब प्रोटीन के कोड्स बेटा। हाँ, तो हार्मोन ने चिट्ठी में क्या लिख के लाए थे? कोड्स। वो कोड्स हमने दे दिए सेकेंडरी मैसेंजर को। सेकेंडरी मैसेंजर ने वो कोड एक्चुअली किसको देते? राइबोसोम्स को। किसको देते बेटा? राइबोसोम्स। यहां जो देख रहे हैं ना बायोकेमिकल रेस्पॉन्स, इसका मतलब उन्होंने वो चिट्ठी के लिखे हुए कोड राइबोसोम को दे दिए। अब राइबोसोम उसकी जगह क्या बनाएगा बेटा? उस कोड को पढ़ के बनाएगा प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन्स जाके क्या करेंगे? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स मतलब वो हार्मोन जो कुछ भी कराना चाहता था वो सब कुछ वो प्रोटीन्स करेंगे जाके। मतलब हार्मोन ने चिट्ठी में लिख के लाए थे प्रोटीन के कोड, हार्मोन अंदर नहीं आ सका तो उसने चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी भेजी उसने किसके थ्रू? एक तो साइक्लिक एएमपी के थ्रू, कैल्शियम के थ्रू या IP3 के थ्रू, 3 सेकेंडरी मैसेंजर, तीनों में से कोई भी। वो चिट्ठी गई राइबोसोम के पास, राइबोसोम ने वो चिट्ठी पढ़ी और प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया, और वो प्रोटीन्स क्या किए? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो बायोकेमिकल रेस्पॉन्स मींस दैट इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद इन द राइबोसोम्स, एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स मींस जो हम लोग चाहते थे, जो भी सेल में चेंजेस करना चाहते थे। तो ये सब कुछ है। तो प्रोटीन हार्मोन बाहर बाहर से काम करते, स्टीरॉयड हार्मोन कैसे काम करते? अंदर घुस के काम करते सर, क्योंकि उनके जो रिसेप्टर है वो अंदर है। काम तो ऐसे ही चलेगा ऑलमोस्ट, उनमें सेकेंडरी मैसेंजर की गरज नहीं, क्योंकि वो खुद अंदर आ चुका है ना चिट्ठी लेके, राइट? सेकेंडरी मैसेंजर की गरज उसमें पड़ती है जिनको अंदर आने की परमिशन नहीं रहती बेटा। सो दैट इज अ प्रोटीन हार्मोन्स। तो इसलिए मैंने कहा कि आंसर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लिक एएमपी, क्योंकि यही है। इसके अलावा और कौन है? मैंने अभी बोला कैल्शियम आयंस, और कौन है बेटा? IP3। देयर आर 3 सेकेंडरी मैसेंजर्स। ओके, चलो समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। लेडिक सेल्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज, तो आंसर तो एंड्रोजेंस ही बेटा। मैं बता देता हूं, लेडिक सेल टेस्टिस में होते हैं बेटा, मेल टेस्टिस में होते हैं लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स एंड्रोजन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन, और उसमें मैं बता देता हूं प्रिंसिपल एंड्रोजन जो होता है दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन। आप तो समझ ही गए होंगे। सो प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन सा है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बाकी इस्ट्रोजन ओवरी बनाता है, अल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है, और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। गोनाडोट्रोपिक में आपके 2 हार्मोन आते हैं ना, FSH एंड LH। सो दैट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो आंसर इज फर्स्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। कॉर्पस लुटियम, तो पहली क्लियर है, ये ओवरी में रहता है बेटा। सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन। आंसर क्लियर।
कॉर्पस ल्यूटियम, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, इट इज अ टेम्पररी येलो कलर एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्पररी क्यों सर? हर महीने बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। सीक्वेंस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट की, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और फिर रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ग्राफियन फॉलिकल बनाती है एस्ट्रोजन, और ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके जो कॉर्पस ल्यूटियम बना वो बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। और बेटा मैं हमेशा याद रखता हूं P फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड P फॉर दिस इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, बच्चों याद रखो, मैंने नहीं बोला प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी नहीं कर रहा है, प्रेगनेंसी होने के बाद उसको 9 महीने मेंटेन करने की जिम्मेदारी इस हार्मोन की थी। ठीक है, अब वो प्रेगनेंसी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा उसके लिए। तो कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड बाय, सो आंसर इज एड्रिनल। मैं बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। एड्रिनल ग्लैंड में 2 हिस्से थे, तो जो बाहर का हिस्सा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो वो क्या क्या बनाता है? एक बनाता है सर वो अल्डोस्टेरॉन विच इज अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एक बनाता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन विच इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। और तीसरा तो बना देता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जिसमें सेक्स हार्मोन्स रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो ऐसे 3 बनते हैं, अल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स सेक्स हार्मोन से रिलेटेड। ठीक है, तो कॉर्टिसोल समझ में आ गया। एड्रिनल ग्लैंड कल को एमसीक्यू में चेंज हो सकता है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स की मेड्यूला, तो याद रखना कॉर्टेक्स, इसलिए पर्टिकुलर लिखवा के दिया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, अ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, वेरी सिंपल, मेलाटोनिन हार्मोन। सो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। आपकी जो स्लीप वेक साइकिल होती है, सोना, उठना, जागना, फिर सोना, तो इसको अपन एक्चुअली एक और तरीके से बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आपको एमसीक्यू घुमा के आ सकता है बेटा कि बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक कौन है? पीनियल ग्लैंड। स्लीप वेक साइकिल कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। और इसको एक और हम लोग बोलते हैं बेटा सिरकार्डियन रिदम। सिरकार्डियन रिदम का मतलब वही है बेटा स्लीप वेक साइकिल, दैट इज 24 आवर साइकिल। ठीक है, तो कब सोना है, कब उठना है, ये जो साइकिल है मेलाटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। वैसे ये कोई बहुत डोमिनेंट हार्मोन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पीनियल ग्लैंड इज डीजनरेटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मतलब बेटा जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर तुमको प्यूबर्टी आई है तो आज की तारीख में तुम्हारे पास पीनियल ग्लैंड नहीं है, और पीनियल ग्लैंड नहीं है तो मेलाटोनिन हार्मोन भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी जो स्लीप वेक साइकिल है राइट नाउ आफ्टर द प्यूबर्टी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मेलाटोनिन, इट इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया बेटा, क्लियर है? मतलब प्यूबर्टी से पहले पीनियल ग्लैंड कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट, हार्मोन्स कॉल्ड एज अ केमिकल सिग्नल्स दैट स्टिमुलेट्स द स्पेसिफिक टारगेट टू टिश्यूज, देयर एक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर। मैं बोल रहा था ना, बिना रिसेप्टर के कोई भी हार्मोन कुछ नहीं कर सकता ऑन द रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट लोकेशन ऑफ रिसेप्टर इन केस ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स? तो अभी अपन ने पूरा डायग्राम बना के देखा बेटा, प्रोटीन हार्मोन्स में रिसेप्टर कहां है बेटा? ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब भी बताया ना, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ऊपर का मत टिक कर लेना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ने लिखा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, और लोकेशन दी गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी लोकेशन दी हुई बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी। और यहीं अगर प्रोटीन हार्मोन की जगह स्टीरॉयड हार्मोन होता तो बच्चों सिंपल, अगर सर स्टीरॉयड हार्मोन होता तो आंसर आता विद इन द साइटोप्लाज्म, नहीं तो न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके हिसाब से इसका आंसर रहता। अच्छा सर, प्रोटीन हार्मोन्स के अलावा और कोई हार्मोन का रिसेप्टर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है क्या? होता है बेटा। ठीक है, सो प्रोटीन हार्मोन्स के अलावा देयर इज अ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स दे आर आल्सो हैविंग द एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स में आपको नाम याद रखने बेटा वही अपने एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, मतलब एड्रिनल मेड्यूला के इमरजेंसी हार्मोन्स, इनके भी रिसेप्टर बाहरी है सर। ठीक है, इनके भी रिसेप्टर बाहरी है। मतलब अब इनके अलावा 2 बचे, स्टीरॉइड और आयोडीनेटेड। स्टीरॉइड और आयोडीनेटेड हार्मोन्स के रिसेप्टर विद इन द सेल है, इंट्रासेलुलर, एंड प्रोटीन और अमाइनो एसिड के एक्स्ट्रा सेलुलर बच्चों। ठीक है, चलो बहुत कुछ जानकारी दे दी मैंने, यहां पे आगे बढ़ते।
चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, मैच द कॉलम करो बच्चों। देखो सबसे पहले आ रहा है एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन अनदर नेम, इमरजेंसी में काम करता है। इमरजेंसी में बेटा तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ता है तो A इज इक्वल टू 4। अब ऑप्शन देख लो बच्चों, यहां पे सर मिल गया आंसर, A इज इक्वल टू 4, एक ही चाहिए इधर, दैट इज अ बी ऑप्शन। बाकी मैच करके देखो, टेस्टोस्टेरॉन क्या लिखा हुआ, B इज इक्वल टू 1, स्टिमुलेट्स द मसल ग्रोथ, करेक्ट है। टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है, मसल्स मस्कुलाइन ग्रोथ, करेक्ट। ग्लूकागॉन ये आपका पैनक्रियास का हार्मोन है जो आपके लीवर में जाके ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन का टुकड़ा करके ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकागॉन हार्मोन का काम क्या रहता है, दे इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, वो ब्लड शुगर लेवल क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। नाउ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ये राइट एट्रिया में सिक्रीट होता है, RA राइट एट्रिया में सिक्रीट होता है और इसका काम कहां गया, ये करेक्ट है, वासोडाइलेशन करता है, दैट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। इसका ANF का एक्चुअली काम आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर में आता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए ये परफेक्टली मैच हो गया सर, A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 2, एकदम परफेक्टली मैच हो गया, कोई टेंशन का काम ही नहीं इसमें। तो ये हो गया मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन मैमल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रलिंग कैल्शियम बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब सीधा सीधा है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या कैल्शियम बैलेंस को लेकर कौन जिम्मेदार नहीं है। तो बेटा विटामिन डी रिलेटेड टू कैल्शियम, हमारी स्किन में अगर आप धूप में जाते तो विटामिन डी सिंथेसाइज होता है और ये कैल्शियम को रेगुलेट करने में मदद करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन शॉर्टकट में TCT बोलते हैं और इसको शॉर्टकट में PTH बोलते हैं, राइट। ये उल्टा काम करता है, दैट डिक्रीजेस BCL ब्लड कैल्शियम लेवल। सो एंटागोनिस्टिक, जैसे ब्लड शुगर का होता है ना, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एक बढ़ा रहा है तो एक कम कर रहा है, तो यहां भी वैसे ही है, तो मेंटेन रहा है। थाइमोसिन, तो ये तो आपको मालूम है T लिम्फोसाइट्स के साथ है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था इसका, तो इसका कैल्शियम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर बच्चों, थाइमोसिन इज द आंसर, क्योंकि डज नॉट पूछा था। क्या पूछा था बच्चों, डज नॉट पूछा हुआ था। ओके चल बढ़िया, आगे मस्त है बच्चों, साथ में जुड़े रहिए, बढ़िया मजा आ रहा है, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन मैमल डज नॉट, अगेन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेड्युलरी रीजन सराउंडेड बाय द कॉर्टिकल रीजन। मतलब सर कट सेक्शन की बात चल रही है कि कोई भी ऑर्गन या ग्लैंड को आप कट करते हैं तो उसमें हो सकता है कि बाहर का रीजन कॉर्टेक्स और अंदर का मेडुला, ऐसा हम लेबलिंग करें, लेकिन ऐसा किसमें नहीं है, डज नॉट ऐसा पूछा गया है। ओवरी में होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर में जब ओवरी का कट सेक्शन लेंगे तो ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन मेडुला, ये कंसेप्ट है। एड्रिनल है ही, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। लीवर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आंसर आपका हो जाएगा। किडनी में सर, किडनी में भी पढ़ते हम रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला, ये तो अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते ही है बेटा। तो ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, इनके कट सेक्शन में कॉर्टेक्स और मेड्यूला ऐसा कंसेप्ट है, लेकिन लीवर में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि लीवर के अंदर होते हैं उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल्स। कम से कम 50,000 to 1 लाख हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, हेक्सागोनल शेप के होते हैं बेटा, तो उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो योर आंसर इज लीवर बच्चों, बहुत बढ़िया। मतलब क्वेश्चन बहुत सही था। ओवरी क्लियर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एड्रिनल ग्लैंड ये चैप्टर, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द किडनी एक्सक्रीट, 4 चैप्टर के कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन बनाया था, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट लिंक टू अ डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। डेफिशिएंसी मींस डिक्रीज, कमतरता, ठीक है, डिक्रीज होना, मतलब थायराइड हार्मोन जब कम होगा तो कुछ बीमारियां होंगी, लेकिन उससे नहीं रिलेटेड, नॉट लिखे हुआ है, ठीक है। क्रिटिनिज्म ये होती है बेटा, ये छोटे बच्चों में, इन केस ऑफ चाइल्ड डिक्रीज इन T4, T3 और T4 हार्मोन की वजह से। ग्वाइटर, खासकर सिंपल ग्वाइटर, ये भी डिक्रीज इन T4, ये अडल्ट छोटे बच्चों की इसमें भी हो सकता है। मिक्सिडीमा, इट इज स्पेशली सीन इन अडल्ट, दिस इज ऑल्सो डिक्रीज इन थायरोक्सिन हार्मोन। एक्सोप्थैल्मिया, एक्सोप्थैल्मिया ये भी ग्वाइटर का प्रकार है, बस ड्यू टू इंक्रीज इन T4, ये भी बीमारी है लेकिन T4 की ज्यादा है।
एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर में से आंखें बाहर निकल जाती है, एक्सोप्थैल्मिया, प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। लेकिन वो थायरॉक्सिन बढ़ने की वजह से हो रहा है, कम की वजह से नहीं हो रहा। क्वेश्चन में कम पूछा था, डेफिशिएंसी इज द वर्ड, डेफिशिएंसी इज द वर्ड। क्रिटिनिज्म छोटे बच्चों को होता है, जनरली ये वो बच्चे रहते हैं कि जिनके पास बाय बर्थ ही थायराइड ग्लैंड नहीं है, डेवलप ही नहीं हुआ, वेस्टिजियल, काम ही नहीं कर रहा है। सोचो कोई बच्चा जिसका बाय बर्थ थायराइड ग्लैंड नहीं है तो क्या होगा। तो सर इसमें जो क्रिटिनिज्म होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में बता देता हूं, दैट इज 3 P's, 3 P's, that is pot belly, pigeon chest and protruding tongue। ऐसा ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम माने जाते हैं बच्चे के अपीयरेंस को लेके। बच्चा एक तो मंद बुद्धि रहेगा, मैं आपको बता दूं मेंटली रिटार्डेड रहेगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन का रोल ब्रेन के ग्रोथ में बहुत है, जो कि फिलहाल बच्चे को बाय बर्थ नहीं है। पॉट बेली बोले तो मटके की तरह पेट, छोटा बच्चा इमेजिन करो, मटके की तरह पेट। पिजन बोले तो कबूतर की तरह चेस्ट, नाजुक चेस्ट, रिब्स आर वेरी मतलब सॉफ्ट, इजीली ब्रेकेबल। और प्रोट्रूडिंग टंग बोलते हो ऐसा मुंह में से टंग बाहर, मोटी सी जबान रहती। मंद बुद्धि बच्चा इमेजिन करो और यहां से सलाइवा निकला, राइट। तो इट कुड बी लाइक दिस, राइट। मिक्सिडिमा ये अडल्ट में होता है, बचपन में थायरॉक्सिन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मिक्सिडिमा हो गया। मिक्सिडिमा का मतलब होता है पफी अपीयरेंस, चेहरे पे पूरे फैट्स का डिपॉजिट होता है, पफीनेस आ जाती है, सूजा सूजा चेहरा लगता है सर, मिक्सिडिमा कैरेक्टरिस्टिक है। ग्वाइटर बोले तो थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाएंगी, यहां पे इतना बड़ा थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर भी, ग्वाइटर में ऐसे ग्वाइटर में बहुत प्रकार होते हैं, ऊपर वाला सिंपल ग्वाइटर है, नीचे वाला एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर है। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर में यहां पे ग्लैंड का साइज नहीं बढ़ता है, लेकिन आंखें ऐसी बाहर निकल के आने की कोशिश करती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस डिसऑर्डर्स बेटा। तो चलिए यहां पे मुझे लगता है कि हमने क्वेश्चंस को दी एंड कर लिया, 15 ही क्वेश्चन थे, तो बढ़िया तरीके से हमने निपटाया। मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग एनसीईआरटी पूरा रीड कीजिए, फिर ये क्वेश्चंस को देखिए, और कुछ भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए बेटा। ऐसी आप कुछ और वीडियोस मुझसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए बेटा। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूं बेटा। चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम खाइए, टाइम टू टाइम पढ़िए और टाइम टू टाइम सोइए बेटा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।